नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, बाल विकास की आज कक्षा का आयोजन किया गया है। बाल विकास में आज हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। इनके अलावा अन्य कारक हैं जिनका विवरण भी हम देंगे। पहले हम वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को समझते हैं। कैसे वंशानुक्रम और वातावरण किसी बालक को प्रभावित करता है, किसी बालक के वृद्धि और उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, वंशानुक्रम हेरिडिटी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वंशानुक्रम अर्थात वंशों का अनुक्रम यानी माता पिता अथवा पूर्वजों के वह गुण जो बालक में दिख जाएं, जो बालक में दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं वंशानुक्रम। अर्थात वंशानुक्रम क्या होता है? ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं, उन गुणों को हम, ये जो गुण जो पहुंच जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच जाने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के संदर्भ में भिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की जो है परिभाषा दी है। कुछ परिभाषाओं को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, उनके संदर्भ में बात करेंगे। बी.एन. झा महोदय हैं, बी.एन. झा महोदय वंशानुक्रम को कहते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा महोदय जी कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है कि जन्मजात विशेषता, वंशानुक्रम से तात्पर्य है जो बालक जन्म से पहले लेकर के पैदा होता है, ऐसी विशेषताओं को वंशानुक्रम कहा जाता है। वास्तव में वंशानुक्रम के संदर्भ में ये कुछ मनोवैज्ञानिक का ये भी मत है कि वंशानुक्रम जन्म से पूर्व, जब बालक भ्रूणावस्था में होता है, अर्थात पूर्व ही उसको अपने वंशों द्वारा, अपने पूर्वजों द्वारा, माता पिता द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, देखा जाता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर माता पिता अत्यधिक प्रतिभा वाले हैं, पिता होते हैं, वैसे ही उनकी संतान होती हैं। माता पिता की बुद्धि लब्धि अच्छी है तो संतान की भी बुद्धि लब्धि अच्छी होगी। माता पिता यदि लंबे हैं तो संतान होने वाली संतान लंबी होगी। माता पिता यदि बौने हैं तो संतान भी बौनी होगी। माता पिता यदि अच्छी बुद्धि लब्धि वाले हैं तो संतान अच्छी बुद्धि, यदि मंद बुद्धि वाले हैं तो संतान भी मंद बुद्धि वाले होंगे। अर्थात वंशानुक्रम के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि वंशानुक्रम यानी वंशों के क्रम से जो गुण बालकों को मिल जाते हैं, उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात ऐसे गुण जो पूर्वजों द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, इन्हीं गुणों को जब पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने वाले जो कारक होते हैं, उनको कहते हैं वंशानुक्रम। तीसरी, इसके बाद हमारा ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं वंशानुक्रम के संदर्भ में कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय नहीं, वरन गर्भ धारण करते समय जन्म से लगभग 9 महीने पहले बालक में उपस्थित थी। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि जब जीवन का आरंभ करता है कोई बालक, वंशानुक्रम की विशेषता तब नहीं आती है, बल्कि तब आती है जब वह 9 महीने पहले बालक में वंशानुक्रम या जो वंशों की क्रम की जो विशेषताएं हैं, जो पितरैक गुण हैं, जो पितरैक गुण होते हैं, वो बालक में उपस्थित होते हैं। यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। उसके बाद तीसरा कथन है रूथ बेडिक्ट महोदय का। रूथ बेडिक्ट महोदय ये मनोवैज्ञानिक रूथ बेडिक्ट महोदय थे। इन्होंने वंशानुक्रम माता पिता से
संतान से, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इन्होंने कहा कि संतान को जो गुण प्राप्त हो जाते हैं उन्हीं गुणों के नाम को वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे यदि माता पिता या पिता दोनों में से एक, यदि दोनों में से एक कोई अच्छा राइटर है और संयोगवश जो पुत्र है वह भी अच्छा राइटर हो जाता है, तो राइटर होना यानी जो गुण प्राप्त हो गया है उसका जो नाम है उसी को क्या कहेंगे, वंशानुक्रम। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी बालक के माता पिता में से कोई एक अच्छा धावक है और बालक भी धावक हो जाता है, धावक के गुण उसके पास हो जाते हैं, तो धावक के जो गुण उसको मिल जाते हैं इसी के नाम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात माता पिता से प्राप्त गुण या पूर्वजों से प्राप्त गुण जो बालक को मिल जाते हैं, जो बालक के अंदर समाहित हो जाते हैं और बालक उनका प्रयोग करता है, तो और उनसे बालक का जो विकास प्रभावित होता है, बालक का वृद्धि तथा विकास दोनों प्रभावित होता है माता पिता के गुणों से। माता पिता के गुण, यदि मान लीजिए माता बौनी है और पिता जो है अधिक लंबे हैं और कोई संतान है वह माता की लंबाई उनको पितृक गुण में माता की लंबाई यदि प्राप्त हो जाती है तो वह जो बालक होगा वह बौना ही रह जाएगा, तो उसकी वृद्धि और उसका विकास दोनों प्रभावित होता है। इसके बाद है जेम्स ड्रेवर महोदय। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं माता पिता की शारीरिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यानी माता पिता की जो भी शारीरिक विशेषताएं हैं संतानों में उसका हस्तांतरण होना, यानी संतानों तक उसका पहुंचना ही क्या होता है, वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि प्रत्येक जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है वो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ होता है और जो जीवन की शुरुआत होती है वह एक कोशिका से होती है। एक कोशिका जो एक संयुक्त कोशिका होती है, संयुक्त कोशिका होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है, माता तथा पिता दोनों की कोशिकाएं एक साथ मिलकर संयुक्त हो जाती हैं और एक कोशिका का रूप होकर वो संयुक्त कोशिका बन जाती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। फिर उसके बाद यह एक कोशिका धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि तथा विकास करते करते जो है अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक से किसी एक विशेष अंगों का निर्माण होता है, अंग से एक तंत्र का निर्माण होता है और भिन्न भिन्न तंत्रों के समूह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं, ये ड्रेवर महोदय इनको जो भी कहा जाए, तो ड्रेवर महोदय कहते हैं, ड्रेवर महोदय कहते हैं कि शारीरिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण, जैसे ड्राइवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करवाता है, उसी प्रकार ड्रेवर महोदय क्या कहते हैं कि जो भी माता पिता की शारीरिक विशेषताएं हैं संतानों में उसका हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। संतानों में उसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता, मान लीजिए माता पिता दोनों या उन दोनों में से एक कोई भार में अधिक है, तो ये जो ज़्यादा भार होने का जो गुण है वह संतान में पहुंच जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हस्तांतरण। मतलब पिता का या माता का जो भार वाला गुण है वो संतान में पहुंच जाता है, तो इसको कहते हैं कि शारीरिक विशेषताओं का हस्तांतरण हो गया, और यही शारीरिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार शारीरिक विशेषताओं में अन्य कई चीज़ें आएंगी, लंबाई चौड़ाई के अलावा
शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग, गोरापन, कालापन ना, और शारीरिक विशेषताओं में और अन्य चीज़ें होंगी, आँखों का रंग, बालों का रंग ना। इसके अलावा जो कानों की आकृति होगी, चेहरे की आकृति होगी, बनावट होगी, मुख की आकृति होगी, ठीक है। अब और अन्य चीज़ें, शारीरिक विशेषताएं जितनी भी हैं, ठीक है, वो उंगलियों की लंबाई ना, हाथ की लंबाई, ये सारी चीज़ें जो है, ये विशेषताएं जब संतानों में हस्तांतरण हो जाती हैं तो वो कहलाता है वंशानुक्रम। लोग कहते हैं कि पिताजी यदि 6 फुट लंबे हैं तो संतान भी अधिक लंबी होगी, या फिर ये कहते हैं कि पिताजी अगर आर्म्ड फोर्स सर्विस कर रहे हैं ना, मिलिट्री ज्वाइन की है या बीएसएफ ज्वाइन किया है, तो लड़का भी शारीरिक रूप से क्षमता वाला होगा, वह भी किसी आर्मी या मिलिट्री को ज्वाइन करने लायक होगा, यानी योग्यताधारी होगा, लंबाई चौड़ाई शारीरिक योग्यता रखता होगा। उसके बाद H.A. पीटरसन महोदय हैं। H.A. पीटरसन महोदय व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब ये कहते हैं कि पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है वही वंशानुक्रम होता है। पूर्वजों की विशेषताएं इन द सेंस ये है, जैसे मान लीजिए कि आपके जो दादाजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी बहुत अच्छे शतरंज के खिलाड़ी थे, तो शतरंज के खिलाड़ी थे, अच्छा शतरंज खेलते थे, स्टेट लेवल के शतरंज प्लेयर थे। अब उसके बाद आपके जो पिताजी के पिताजी थे वो अच्छा शतरंज नहीं खेल पाए, शतरंज खेलने में उनकी रुचि ही नहीं थी। फिर उनके जो पुत्र थे यानी आपके पिताजी, उनकी भी जो है अच्छी शतरंज में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह पैतृक गुण यदि आपके अंदर आ जाता है और आप शतरंज में माहिर हो जाते हैं और खेलते खेलते पिता जो पूर्वज थे आपके, जो दादाजी थे, वो मान लीजिए स्टेट लेवल खेलते थे और आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे शतरंज, तो आप समझिए कि उनके गुण आपके अंदर आ गए, ठीक है। तो ये जो विशेषता है H.A. पीटरसन महोदय इसी बात पर संकेत करके कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक वंशानुक्रम, यह वृद्धि को तथा विकास को, बालक की वृद्धि को, बालक के विकास को प्रभावित करता है। अर्थात जैसे माता पिता से बच्चे को गुण प्राप्त होंगे, उसी गुणों के आधार पर बालक की वृद्धि तथा बालक का विकास प्रभावित होगा। मान लीजिए बालक के माता पिता की बुद्धि लब्धि अच्छी है, और बुद्धि लब्धि अच्छी होने के साथ तो यह कहा जा सकता है कि अधिकतर केसों में यह है कि बालक भी अच्छी बुद्धिमत्ता वाला होगा, यानी उसकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी, बालक भी योग्यताधारी होगा। यदि माता पिता, मान लीजिए माता पिता की बुद्धि लब्धि अच्छी नहीं है, उनकी बुद्धि लब्धि कुंठित हो गई है, तो ज़्यादातर यह चांस होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी भी जो है बुद्धि लब्धि कुंठित हो जाती है। इस बात को 100% सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई अपवाद भी मिलते हैं। बहुत सी जगह पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता की बुद्धि लब्धि तो सही नहीं है, लेकिन जो पिता की बुद्धि लब्धि नहीं सही, लेकिन जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है और बालक प्रतिभाशाली होता है, जबकि पिता प्रतिभाशाली नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पिता बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन बालक मंद बुद्धि वाला उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से माता पिता के गुणों के ऊपर ही वंशानुक्रम निर्भर होता है, बल्कि पूर्वजों के जो गुण होते हैं, जो जिसे हम पित्रैक कहते हैं, पित्रैक के माध्यम से बालकों के अंदर पूर्वजों के गुण का हस्तांतरण होता है। पित्रैकों में न जाने कितने गुण, मनुष्य के समस्त गुण पित्रैकों में लिपटे हुए रहते हैं, और वही पित्रैक बालक के अंदर आ जाता है और बालक जो है अपने पूर्वजों के गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो H. पीटरसन महोदय, तो यहाँ पर
हम वंशानुक्रम क्या है, जैसा वंशानुक्रम होगा यानी जैसे माता पिता तथा पूर्वज होंगे वैसे ही बालक का वृद्धि तथा विकास होता है। तो ये पहला हो गया वंशानुक्रम। दूसरा हो गया वातावरण। वातावरण दूसरा कारक है वातावरण। पहला कारक है वंशानुक्रम, दूसरा कारक जो है वातावरण। अब वातावरण क्या काम करता है? बोरिंग लैंड फील्ड महोदय और वेल्ड मनोवैज्ञानिकों ने इनका एक कथन है, कह रहे हैं कि पितृको के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। यानी पितृको मतलब वंशानुक्रम से तात्पर्य है, वंशानुक्रम के अलावा जो बालक को प्रभावित करता है न, बालक को अगर कोई वस्तु प्रभावित करती है तो वह है वातावरण। मान लीजिए किसी बालक ने बहुत ही अच्छा वंशानुक्रम प्राप्त कर लिया है, बालक के माता पिता बहुत, उनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, बालक के माता पिता बहुत ही प्रतिभावान हैं, लेकिन बालक के अंदर पितृक गुण तो है लेकिन बालक को सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उसको उचित प्रकाश नहीं मिल रहा है, उसको अच्छी शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, उसको जो है पढ़ाई लिखाई करने का या अपने गुणों को विकास करने का अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, दूषित वातावरण मिल रहा है। तो ऐसा उचित और सकारात्मक वातावरण न मिलने के अभाव में बालक का जो विकास तथा वृद्धि होगी वह कुंठित हो जाएगी और बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। जब बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा तो बालक क्या करेगा? बालक के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि और विकास बालक का मंद पड़ जाएगा, बालक का वृद्धि तथा विकास मंद पड़ जाएगा। दूसरा जो कथन है वुडवर्थ महोदय व्यवहारवादी हैं, इनका कहना ये है, कह रहे हैं कि वातावरण में वो सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वे सभी बाह्य तत्व वातावरण में आ जाते हैं जो जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। बालक जन्म से पहले भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था से गर्भावस्था, गर्भावस्था में उसका वातावरण बहुत ही संकुचित होता है। उसके बाद जैसे ही बालक का जन्म होता है बालक वास्तविक वातावरण से परिचित हो जाता है। वातावरण की जो शक्तियाँ हैं बालक के ऊपर प्रभावी होती हैं और वातावरण का जो भी कारक है, चाहे जलवायु हो, चाहे मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ये सारी चीज़ें हैं, जो बीमारियों का मौसम है, इन सभी का प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है। अर्थात गर्मियों के मौसम में वो गर्मी बालक को भी प्रभावित करेगी, सर्दियों के मौसम में जो ठंडी है वो बालक को भी प्रभावित करेगी। अर्थात जब बालक जैसे ही इस जगत में, दुनिया में जब कदम रखता है वैसे ही उसको कोई न कोई एनवायरनमेंट प्राप्त हो जाता है, उसको वातावरण मिल जाता है और वातावरण सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बालक को प्रभावित करता है, उसके वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है वो सभी बाह्य तत्व वातावरण कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा वातावरण की परिभाषा रास महोदय ने दिया है। रास महोदय कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक। अब देखिए बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति की बात बताएं। जो आंतरिक कारक है वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? एक आंतरिक कारक है, एक जैविक कारक है जो हमें पितृकों से मिलता है, पूर्वजों से मिलता है। एक आंतरिक कारक है जो अंदर से प्रभावित करता है, वो उससे हम देख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन क्या है कि वातावरण बाहरी तत्व है। वातावरण क्या है? वो बाहरी तत्व है जो बालक को प्रभावित करता है। बाहरी तत्व है, बालक को प्रभावित करेगा। सूर्य के प्रकाश में यदि बालक नहीं रहेगा, बालक हमेशा अंधेरे में रहेगा, तो बालक का विकास कुंठित हो जाएगा। शुद्ध हवा, शुद्ध वायु यदि बालक को नहीं मिलेगा, प्रदूषित पर्यावरण मिलेगा, तो बालक का वृद्धि और विकास दोनों कुंठित हो जाएंगे। इसलिए समुचित और शुद्ध वातावरण का मिलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बालक का वृद्धि तथा विकास प्रभावित ना हो। यानी वातावरण के अभाव में बालक की वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। इसके बाद है जिस्पर्ड महोदय। जिस्पर्ड महोदय कहते हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है।
यानी जो भी वस्तु घेरे हुए हैं, पर्यावरण या पर्यावरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा, यानी चारों तरफ का जो व्यक्ति का जो घेरा होता है उसी को हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो जिस वर्ड महोदय ने पर्यावरण की परिभाषा में कहा है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस वस्तु पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हो गए हैं, वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इन दोनों के अलावा अन्य कारक हैं जिनको हम विस्तार से उनका उल्लेख करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों को, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया कैसे होती है उन पर जरा बात कर लेते हैं। बालक का यदि संपूर्ण विकास करना है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही बालक का संपूर्ण तथा समुचित विकास हो पाएगा। उसके बहुर्मुखी विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। अंतःक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि केवल अच्छे वंशानुक्रम से बालक का विकास, बालक की वृद्धि तथा विकास, यानी अच्छे वातावरण, केवल अच्छे मात्र वातावरण देने से बालक का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। या फिर हम चाहें कि बालक को केवल और केवल अच्छा वंशानुक्रम दे दें और वातावरण का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में भी बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। यदि बालक का संपूर्ण और समुचित विकास करना है और उस बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो वंशानुक्रम भी अच्छा होना चाहिए और वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी इन दोनों की अंतःक्रिया होगी। जब दोनों की अंतःक्रिया होगी तभी बालक का विकास जो है वह भी अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो कारक है उसके विषय में। तीसरा जो कारक है वह है बुद्धि। यहाँ अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण के उदाहरण में अगर हम देखें, यदि कोई बालक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ रहा है और कोई दूसरा बालक सीबीएसई में पढ़ रहा है, दोनों में पर्याप्त विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग वातावरण के अनुसार बालकों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, प्राथमिक पाठशाला वाला जो बालक होगा, अधिकतर जो बालक होंगे वो कहीं ना कहीं से जो है आपको शैक्षिक दृष्टिकोण से, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको इनमें विविधता देखने को मिलेगी। सीबीएसई वाले का जो मानसिक दृष्टिकोण होगा वो मानसिक विविधता इसमें अलग होगी। तो इन दोनों में हम पर्याप्त अंतर देख सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला जो कारक है वह है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बुद्धि बालक के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करती है। अर्थात जैसे बालक की बुद्धि होगी वैसे ही उसका वृद्धि तथा विकास होगा। बालक की बुद्धि के अनुसार बालक का वृद्धि और विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक,
तो बालक की बुद्धि के अनुसार बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। शोध से यह पता चला है कि प्रतिभाशाली बालक 11 माह में बोलना शुरू कर देता है। प्रतिभाशाली बालक क्या है? 11 माह में बोलना शुरू कर देता है, जबकि सामान्य जो बालक होगा वह 18 माह में बोलना शुरू करता है। सामान्य बालक 18 माह में बोलना शुरू करता है। ठीक है। प्रतिभाशाली 11 माह में बोलना शुरू कर देगा। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक आपके घर में 11 माह में यदि कोई बालक बोलना शुरू कर दे तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है। ठीक है। तो यानी प्रतिभाशाली जो बालक है 11 माह में बोलना शुरू कर देता है। सामान्य बुद्धि वाला जो बालक होता है ये 18 माह में बोलना शुरू करता है, और जो मंद बुद्धि का जो बालक होता है, मंद बुद्धि का बालक 24 माह में बोलना शुरू करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो बुद्धि है वो बालक की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक है वो क्या करेगा? जल्दी बोलना शुरू कर देता है, जल्दी बोलना शुरू कर देता है। यानी उसका जो विकास हुआ बोलने का, यानी भाषा का जो विकास होगा वह अति शीघ्र होगा। सामान्य बुद्धि 18 माह उसी काम के लिए लेता है। 18 माह जो मंद बुद्धि का जो बालक होगा वह 24 माह लेता है। तो यानी जो बुद्धि है वह भी बालक के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है। बुद्धि के बाद है हमारा अगला है लिंग। लिंग बालक एवं बालिकाओं के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। जन्म के पश्चात बालकों का विकास अति तीव्र गति से होता है। जन्म के बाद जो बालक होते हैं, बालकों का विकास अति तीव्र गति से होता है तथा बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा कम होता है, बालकों की अपेक्षा कम होता है। इसलिए जो है शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट में और सुपर टेट में भी, किस अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं? तो शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं। शैशवा अवस्था के बाद जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बालिकाओं का वृद्धि तथा विकास तीव्र हो जाता है, बालकों का वृद्धि तथा विकास मंद हो जाता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को बालिकाओं की आयु कहते हैं, बालिकाओं की आयु कहते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं जो लिंग है वो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। जन्म के समय जो बालक होता है वह बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भार में होता है, यानी
बालक का जो भार होता है वह अधिक होता है, बालिकाओं का भार कम होता है। शैशवावस्था में बालकों का जो भार होता है वह बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है। उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है तो अब क्या होता है, जो बालिकाओं का भार होता है वह अधिक हो जाता है तथा बालकों का भार जो है कम हो जाता है। बालिकाओं की जो शारीरिक विशेषताएं, जो बालिकाओं की शारीरिक विशेषताओं में जो शारीरिक वृद्धि बालिकाओं की बाल्यावस्था में जो होती है वो शैशवावस्था में नहीं होती है। यानी शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास बालकों में अधिक होता है, बालकों में अधिक होता है। शैशवावस्था में बालकों में वृद्धि तथा विकास अधिक होता है, बालिकाओं में कम होता है, तथा बाल्यावस्था में बालिकाओं में अधिक वृद्धि तथा विकास होता है, बालकों में कम होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं जो लिंग है वह वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला जो है, अगला वाला जन्म क्रम। अगला कारक है हमारा जन्म क्रम। शैशवावस्था का जो बालक होता है शैशवावस्था का जो बालक होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण